सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आप लोगों के जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी प्रश्न आपने अभी तक देखे हैं फर्स्ट पार्ट में, उसमें से मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए हैं सब पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। अगर हम बच्चों से आसपास की चीजों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि अब बच्चे घर से अगर स्कूल आ रहे हैं तो रास्ते में वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि पेड़ों पर चिड़िया बैठी है या अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, बच्चे सभी को देखते हुए जाते हैं, या अलग अलग प्रकार के जानवर उनसे मिलते हैं रास्ते में तो वो उनको भी देखते हैं। तो इससे अगर हम बच्चों के आसपास परिवेश की चीजों पर बात करते हैं, फलों के बारे में, फूलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, तो बच्चे आसानी से इनके बारे में जानते भी हैं और हम जब पूछते हैं तो उनके ज्ञान में और वृद्धि ही करते हैं। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है, भाषाई कौशल का विकास होता है। तो ये सब बिल्कुल सही है दोस्तों। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर हमें 51 से स्टार्ट किया। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, और पवन सीरीज के भी प्रश्नों को मैं करवा चुकी हूँ आपके फर्स्ट पेपर के, अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारी क्लासेस को आप देख लीजिए ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो अधिगम की समाप्ति पर या अधिगम की संप्राप्ति पर, यहाँ पर संप्राप्ति ही होगा, बिल्कुल सही लिखा है। अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बच्चे को हम सिखाते जा रहे हैं, तो हमें ये भी तो जानने का अधिकार है कि बच्चे को हम सिखा रहे हैं वो सीख कितना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है मूल्यांकन करना। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताइए। संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक तथा निरामिष का सामिष होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का अवनति होगा और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कृतज्ञ का जो विलोम है वो क्या होता है, तो कृतज्ञ होता है। इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा, कृतज्ञ आधा घ फिर न, कृतज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो सूर्य और कमल, तो सूर्य का हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। रवि भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। फिर कमल का अंबुज है, सरोज है, सरसिज है, पंकज है, पंकज भी कमल का ही पर्यायवाची है। अरविंद है, ये भी इसी का ही पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र जैसे कि घर है, जो घर है बच्चे का वो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है, या मित्र मंडली जो है, या खेल का मैदान, जहां से भी कुछ बच्चा सीख रहा है, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र है। अब क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात ही नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा, ये सब किस भाषा से लिए गए हैं हमको इसका कोई भी अनुमान नहीं है, तो ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 है साहित्य किसे कहते हैं? तो ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 होते हैं, 52 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 64 है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। और संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? तो टोटल 33 व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 66 है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते थे इस परिभाषा को। क्वेश्चन नंबर 67 है तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के होते हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और वह हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आम, आम को जो संस्कृत में शुद्ध शब्द है वो क्या है? आम्र है। ठीक है। हाथ, हस्त होता है, हाथ, इसको हम हस्त बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन ये हाथ हो गया। आग को अग्नि बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन ये धीरे धीरे कहते कहते आग बन गया। ठीक है। नंगा, जिसे हम संस्कृत में नग्न कहते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आकर के जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र। क्वेश्चन नंबर 69 है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो शब्द किसी भी शब्द के योग से नहीं बनते हैं। जैसे आम, आम अब आ को अलग कर दे और माँ को अलग कर दे तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन इकट्ठे ये आम बना रहे हैं। कान, कलम, लड़की, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। घोड़ा, अलग अलग कर देंगे तो इन वर्णों को इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो रूढ़ शब्द किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जो शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द कैसे बनते हैं? शब्दों के योग से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, तो विश्व और विद्यालय दो शब्द से मिलकर बना है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। छात्रावास, छात्र धन आवास, तो ये भी दो शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है। तो ये सब यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं दोस्तों। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलद। ठीक है। तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि कहावत एक पूरा वाक्य ही होता है। तो यही डिफरेंस होता है मुहावरा, लोकोक्ति या कहावत में। क्वेश्चन नंबर 73 है संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो संज्ञा की परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या किसी वस्तु के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राजन, पुस्तक, आगरा, दिल्ली। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 54 है संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के भेद देखते हैं दोस्तों। तो देखिए संज्ञा के निम्न भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। क्वेश्चन नंबर 76 है सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के भेद इस प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि सेब खट्टा, चतुर बिल्ली। तो सेब कैसा है? खट्टा है। बिल्ली कैसी है? चतुर है। तो ये खट्टा और चतुर ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं क्रमशः सेब और बिल्ली की।
तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के भेद इस प्रकार है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोहित पुस्तक पढ़ा, तो क्रिया का मूल धातु है लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्रिया यानी कि काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्रिया के भेद बताइए। तो जो क्रिया या जो वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है, सकर्मक और अकर्मक, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। पठन तथा वाचन में अंतर स्पष्ट करिए। तो पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना है, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। तो पठन अगर कोई कहता है उसका मतलब मन में पढ़ना होता है, लेकिन जब वाचन की बात आती है तो वाचन का मतलब जैसे कि पंडित जी कथा बाँच रहे हैं, गांव में सब लोग कहते हैं बाँच रहे हैं, यानी कि वो वाचन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वाचन मतलब जब पंडित जी कथा सुनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो तेज तेज ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82, इनमें समास बताना हमें। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं इसमें। और नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है। अगर ये ऑप्शन में पूछेगा तो इसमें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही सही होंगे, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही देगा आपको। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, और कंठ यानी कि गला कैसा है, नीला। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष की भी बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास भी होगा। पंचानन बहुब्रीहि समास, दशानन 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। नवग्रह में द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर 9 एक संख्या आ रही है। इसी प्रकार तिराहा में भी द्विगु समास होगा। फिर है चतुर्भुज, तो 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और इसमें द्विगु समास भी होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है तो हम द्विगु को भी सही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या आ रही है, चतुर मतलब 4। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है उपसर्ग। जैसे कि हार शब्द में अगर प्र उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। अगर कार शब्द में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मित्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, मित्रता हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मित्रता हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार बचपन का बचपना, इस तरीके से हम अगर प्रत्ययों को जोड़ते जाएं तो शब्द बहुत सारे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, सस्वर वाचन किसे कहते हैं। सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है। इसमें बालक कम सीख पाते हैं, क्योंकि कुछ ही बालक तेज तेज बोलते हैं जोर जोर से, और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मौन वाचन किसे कहते हैं। जिस वाक्य को होंठ हिलाए बिना चुपचाप पढ़ा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है और इसमें बालक ज्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, मौन वाचन के लिए गद्य पद्य अधिक उपयोगी है। तो मौन वाचन के लिए गद्य अधिक उपयोगी है। गद्य में नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, और अगर पद्य की बात करें तो कविता, दोहा, छंद ये सब आते हैं पद्य में। तो इन सबको अगर बोल करके पढ़ा जाए तो आनंद आता है बोल करके पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों। क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। कोई दोहा पढ़ा रहे हैं, कोई छंद पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप, तो उसको गा करके अच्छे से जब सुनाते हैं तो वह बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना और वाचन का अभ्यास करना। इसके अलावा शब्दों का अक्षरार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर देना, ये सभी क्या है, मौन वाचन के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। तो
दो प्रकार का, पहला है गहन वाचन और दूसरा होता है द्रुत वाचन। क्वेश्चन नंबर 91 है भाषाई कौशल बताइए। तो भाषाई जो कौशल है किसी भी भाषा के, सबसे पहले आप उसको सुनते हो, ठीक है, तो सुबोपली में पहले सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर पढ़ते हो उसको, फिर लिखते हो। तो लिखना सबसे लास्ट में आता है सुबोपली जो है इसमें टीचिंग मेथड में। क्वेश्चन नंबर 92 है सुलेख का महत्व लिखिए। तो सुलेख, डॉक्टरी परिचय में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा, वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। तो सुलेख क्या होता है, इसी से तो हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे की जो कॉपी है वो हम उसको अच्छा, किसी को वेरी गुड देते हैं, किसी को गुड देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो सुलेख जो है वो बहुत जरूरी है कि सारे बच्चों की राइटिंग जो है वो सुंदर सुंदर हो, देखने में अच्छी हो, और सुंदर होगी, देखने में अच्छी होगी तो सारे के सारे बच्चों को, स्कूल को, सभी को लाभ होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए जिससे बच्चे शुद्ध उच्चारण कर पाएं। तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए, उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं, भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 है अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। तो प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक, ये सब हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है अव्यय को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे कि आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये किसी भी वाक्य में नहीं बदलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो देखिए धूल, धुआं, गांव, कुआं, चांद, भांति और कांच, ये सभी अनुनासिक ध्वनियां दोस्तों। यहाँ पर धूल नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह पर हम मुंह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धूल बस ऐसे ही लिखते हैं तो इस पर कोई चंद्र बिंदु नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। तो संयुक्त स्वर देखिए ए, ओ, ए, औ हैं। दो स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर कहलाता है, जैसे कि अ, ई मिलकर के ए, अ, उ मिलकर के ओ, अ, ए मिलकर के ए, और आ, ओ मिलकर के औ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 99 है लिखना सिखाने की पद्धति को समझाइए। तो सबसे पहले देखिए खंड लेखन विधि, फिर रेखानुसरण विधि, फिर अनुलेखन विधि, और लास्ट में आता है स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि और मॉन्टेसरी विधि। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके, आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ा जाए। पठन को माध्यम से शब्दों द्वारा उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपने सारे के सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको यूट्यूब पर भी सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस मैं आप लोग के लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर बनाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।